वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखो, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री यानी त्रिविम रसायन। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविम समावयवता को पढ़ने वाले हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर आपको मॉलिक्यूल्स को एक बार फिर से अज्यूम करना होगा, उनके अरेंजमेंट को सोचना होगा, मॉलिक्यूल्स को घुमा फिरा कर आपको देखना होगा, यानी कुल मिलाकर किसी मॉलिक्यूल्स को आपको 3D में अज्यूम करना होगा। अगर आपका अजम्पशन अच्छा है और आप मॉलिक्यूल को अच्छे से सोच पा रहे हैं तो डेफिनेटली ये चैप्टर आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। ये चैप्टर आसान होने के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी होता है क्योंकि आजकल सिंपल क्वेश्चन में भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो केमिस्ट्री का इनपुट डाल दिया जाता है, जिससे वो क्वेश्चन और भी अच्छे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको स्टीरियो केमिस्ट्री को बड़े आराम से और अच्छे से समझना है। जो भी बातें हम बताते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। किसी मॉलिक्यूल्स को 3D में सोचना है, उसे घुमा फिरा कर देखना है, उसको परफेक्ट अजम्पशन में लेकर के आना है ताकि हम उस मॉलिक्यूल के ऊपर जो भी ऑपरेशन करते हैं वो ऑपरेशन आप अच्छे से कर पाएँ और मॉलिक्यूल्स को समझ पाएँ। तो फिर स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपके लिए बेहद आसान होगी और आप कहेंगे कि हमें स्टीरियो केमिस्ट्री आ गई है या आने लग गई है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? स्टीरियो केमिस्ट्री को हिंदी में हम लोग कहते हैं त्रिविम रसायन। क्या कहते हैं? त्रिविम रसायन। तो अपने चैप्टर का नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री और हिंदी में कहोगे आप इसे त्रिविम रसायन। क्या कहोगे? त्रिविम रसायन। स्टीरियो केमिस्ट्री यानी त्रिविम रसायन के अंदर हम लोग बेसिकली स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। स्टीरियो का मतलब होता है त्रिविम, मतलब 3D की बात करेंगे हम लोग, और आइसोमेरिज्म का मतलब होता है समावयवता। क्या मतलब होता है? समावयवता। अब देखो, एक बात ध्यान देना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन आइसोमेरिज्म यानी समावयवता पर करते हैं कि आखिर आइसोमेरिज्म का जो कंसेप्ट है वो कैसे डेवलप हुआ, आइसोमेरिज्म की डिस्कवरी कैसे हुई। ऐसी कुछ एक बातें हम समावयवता के बारे में यहाँ पर करते हैं। तो ज़रा ध्यान देना आप सभी लोग। समावयवता को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि इसकी डिस्कवरी जो है वो किस तरह से हुई है, ठीक है। जब भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट का नाम हमारे दिमाग में ज़रूर आता है और वो साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। क्या नाम है? बर्जीलियस। ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी और उसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत, जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी जो कार्बनिक अणु होते हैं उनको आप लोग लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियली सिंथेसिस नहीं कर सकते, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लोग प्रयोगशाला के अंदर कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते हैं। हालांकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित जंतु, पेड़ पौधे जो भी हैं उनकी बॉडी के अंदर स्वतः ही किसी दैवीय शक्ति के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी होलर का कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरी, यानी आप लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जीवित जंतु, पेड़ पौधों के अंदर ये स्वतः ही किसी देवी शक्ति के द्वारा बन जाते हैं, बट लेबोरेटरी में हम इनको नहीं बना सकते। ऐसा वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर कहा गया था। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मैमल्स यानी स्तनधारी जो होते हैं उनकी बॉडी में
यूरिया का फॉर्मेशन होता है। हमारी बॉडी के अंदर लीवर होता है और लीवर के अंदर एक आर्निथिन साइकिल होता है, उस साइकिल के द्वारा यूरिया का फॉर्मेशन होता है। यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन होता है और यूरिया एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। बट होलर का कहना ये था कि ह्यूमन बीइंग के अंदर तो यूरिया स्वतः बन जाएगा किसी देवीय शक्ति के द्वारा, किसी वाइटल फोर्स के द्वारा, बट यही यूरिया आर्टिफिशियली आप लेबोरेटरी में नहीं बना पाएंगे। ऐसा कहा गया था किसके अंदर? वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर। लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनको भी आपने खूब पढ़ा है और उनका नाम होता है होलर। ये एक जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अमोनियम साइनेट एक कंपाउंड होता है NH4CNO, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म किया और गर्म करने पर इन्होंने देखा कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है यूरिया। यानी इन्होंने आर्टिफिशियली यूरिया को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करने में सफलता प्राप्त की। यानी इन्होंने पहली बार किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड को लेबोरेटरी के अंदर बना लिया था और वो कंपाउंड था यूरिया। और यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया गया। लेकिन जब इन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन कर लिया तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है जैसा बर्जीलियस कहते हैं। बर्जीलियस तो कहते हैं कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लेबोरेटरी में बना नहीं सकते, लेकिन देखो मैंने तो यूरिया का फॉर्मेशन कर लिया है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी के अंदर बनाया जा सकता है। तो फिर इन्होंने, होलर ने बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी यानी जैव शक्ति सिद्धांत जो था उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किसने किया? सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया होलर ने। ठीक है, कैसे रिजेक्ट किया बताओ जरा? इन्होंने रिजेक्ट किया इसको यूरिया के फॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है, जैसे ही होलर ने यूरिया का फॉर्मेशन किया उसके बाद तो साइंटिस्टों के अंदर एक होड़ सी मच गई और उन्होंने तरह तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लेबोरेटरी में बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कोल्बी ने एसिटिक एसिड को बना लिया और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बना लिया। और आप देखते हैं कि आज तो करोड़ों अरबों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया जा चुका है। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है या हो गया है, क्योंकि हमारे पास करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनकी स्टडी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी और उस थ्योरी को रिजेक्ट किया होलर ने, कैसे? यूरिया का फॉर्मेशन करके। लेकिन यहाँ से एक नए कंसेप्ट का आइडिया भी दिमाग में आता है। वो क्या? होलर और बर्जीलियस दोनों ने ही देखा कि ये अमोनियम साइनेट है। ये क्या है? अमोनियम साइनेट। ठीक है, अब ये जो अमोनियम साइनेट है इसको गर्म करने से बना है आपका यूरिया। बना है कि नहीं बना? अगर मैं अमोनियम साइनेट और यूरिया दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखूं, यानी इनके अंदर कंटेंट देखूं कि कौन कौन से कंटेंट है, कितनी कितनी अमाउंट में है। जैसे इसके अंदर कार्बन 1 है और इसके अंदर भी कार्बन 1 है, तो दोनों में कार्बन 1 है। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन 4 है, इसके अंदर भी 2 और 2 4 ही हैं, यानी 4 हाइड्रोजन दोनों के अंदर हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन कितने हैं? 2। इसके अंदर भी नाइट्रोजन कितने हैं? 2। इसके अंदर ऑक्सीजन कितने हैं? 1 और इसके अंदर भी 1, यानी दोनों का कंटेंट सेम है, यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अलग अलग हैं। देखो इन दोनों के, इसके अमोनियम साइनेट के और यूरिया के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों कंपाउंड सेम नहीं है, ये दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हैं। तो एक आइडिया आया कि ऐसे कंपाउंड भी पॉसिबल हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, बट उसके बाद भी कंपाउंड जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। फिर इस बात को आगे बढ़ाया होलर और उनके ही एक फ्रेंड थे जिनका नाम था लीविंग। क्या नाम था? लीविंग। इन दोनों ने 2 मॉलिक्यूल्स को इन्वेस्टिगेट किया। कौन कौन से मॉलिक्यूल को इन्वेस्टिगेट किया? एक मॉलिक्यूल्स इन्होंने लिया सिल्वर साइनेट, और दूसरा मॉलिक्यूल जो इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया वो था सिल्वर फुलमिनेट। इन्होंने इन दोनों मॉलिक्यूल्स को देखा।
सिल्वर साइनेट जो होता है वो एक्चुअल में साइनिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। साइनिक एसिड जो होता है वो HOCN होता है, और आप यहाँ से हाइड्रोजन हटा दें और सिल्वर जोड़ दें तो इसका सिल्वर साल्ट बनता है, जो AgOCN लिखा जा सकता है। और वास्तव में यही क्या होता है, यही सिल्वर साइनेट होता है। ऐसे ही सिल्वर फुल्मिनेट जो होता है वो फुल्मिनिक एसिड का डेरिवेट होता है, और फुल्मिनिक एसिड को आप ऐसे लिखते हो, यहाँ से अगर आप H हटाकर सिल्वर लगा दें तो इसका सिल्वर साल्ट बनेगा, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, और ये है सिल्वर फुल्मिनेट। क्या है, सिल्वर फुल्मिनेट। अब आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स को थोड़ा गौर से देखें। एक है सिल्वर साइनेट, साइनिक अम्ल का सिल्वर साल्ट है, और दूसरा है सिल्वर फुल्मिनेट, फुल्मिनिक एसिड का सिल्वर साल्ट है। अगर मैं दोनों को देखूं तो दोनों के अंदर एक एक सिल्वर है, दोनों के अंदर एक एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है दोनों में, और दोनों में ही एक एक नाइट्रोजन है, यानी दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बोला है कि नहीं है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हैं, एक जैसे हैं। बट क्या दोनों कंपाउंड एक जैसे हैं? तो आप देखेंगे कि दोनों कंपाउंड एक जैसे नहीं हैं। स्ट्रक्चर में भी अंतर होगा, उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज में भी अंतर होगा। जैसे सिल्वर फुल्मिनेट जो होता है वो एक्सप्लोजिव होता है, एक्सप्लोजिव से मतलब विस्फोटक होता है, ठीक है। जबकि सिल्वर साइनेट जो होता है वो एक्सप्लोजिव नहीं होता, विस्फोटक नहीं होता। इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। दरअसल सिल्वर साइनेट का इस्तेमाल हम लोग फर्टिलाइजर में करते हैं। फर्टिलाइजर समझते हैं, उर्वरक के रूप में करते हैं। ध्यान रखना है ये चीज़ भी हमें, ठीक है। अब मेरी बात को समझो कि अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आया है बट कंपाउंड अलग अलग आए हैं। कंपाउंड ही अलग नहीं है, प्रॉपर्टीज भी अलग है। एक विस्फोटक है, दूसरा विस्फोटक नहीं होता। बस यहीं से आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट जनरेट हो जाता है। कैसे जनरेट होता है आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट? तो देखो, होलर और लिविंग के दिमाग में आया कि डेफिनेटली ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट कंपाउंड अलग अलग हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, और इसी रिलेशन को हम लोग आइसोमेरिज्म कहेंगे। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हो, सेम हो, यानी कंपाउंड which have same molecular formula, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो, सेम हो, बट परंतु दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो गुण हैं वो अलग अलग हों, ठीक है। तो फिर आइसोमर्स पैदा होते हैं। कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो आइसोमेरिज्म बन जाती है। यानी आपको याद रखना है कि आइसोमर के लिए पहली कंडीशन तो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। उसके बाद कंपाउंड अलग अलग होने चाहिए, यानी उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होनी चाहिए। कितनी अलग अलग होनी चाहिए? तो भाई कम से कम एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी तो अलग होनी चाहिए, ताकि उनको डिफरेंशिएट किया जा सके। बाकी अगर बहुत सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है, आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट एटलीस्ट आइसोमेरिज्म के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के साथ साथ एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी ऐसी हो जिसमें दोनों में अंतर हो, दोनों की वो प्रॉपर्टी अलग अलग हो, ताकि दोनों आइसोमर को आप सेपरेट कर सकें। तो हमने कहा कि आपसे कोई पूछे कि आइसोमर क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र कैसे हो, समान हो, परंतु उनके गुणों में क्या हो, भिन्नता हो, आर नॉन एज आइसोमर, ठीक है। इनको आप आइसोमर कहेंगे। और इस फिनोमिनन को, है ना, एंड दिस फिनोमिना नॉन एज आइसोमेरिज्म, ये जो अवधारणा है
ये क्या कहलाती है? आइसोमेरिज्म कहलाती है। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में आप कहेंगे कि ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो, यानी अणु सूत्र समान हो, परंतु उनके गुणों में अंतर हो, वो एक दूसरे के समावयवी आइसोमर कहलाते हैं। और इस अवधारणा को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ध्यान रखेंगे। अब हम आपसे कहते हैं कि जो ये आइसोमेरिज्म है, इसकी डिस्कवरी की अगर कोई बात करे तो आप कहेंगे कि भाई आइसोमेरिज्म के बारे में अध्ययन कौन कर रहा था? जरा देखो, अभी अभी दो साइंटिस्टों का नाम आया था, क्या नाम है? होलर और लीविंग, है ना। ये लोग ही आइसोमेरिज्म को अध्ययन कर रहे थे। इसलिए आइसोमेरिज्म की डिस्कवरी जो है उसका श्रेय भी आप किसको देने वाले हैं? उसका श्रेय भी हम लोग होलर को और लिविंग को देने वाले हैं कि भाई होलर और लिविंग दोनों ने आइसोमेरिज्म की खोज की थी। बट आप ध्यान रखें कि जो आइसोमर वर्ड है, कौन सा वर्ड है? आइसोमर। आइसोमर का मतलब क्या है? समावयवी। क्या मतलब है? समावयवी। ये जो शब्द है आइसोमर, इसका सबसे पहले इस्तेमाल या इसको देने का श्रेय जो है वो बर्जीलियस को जाएगा। किसको जाएगा? बर्जीलियस ने। यानी आइसोमर वर्ड किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। ध्यान रखोगे इस बात को आप लोग, है ना। आइसोमर शब्द तो बर्जीलियस ने दिया था, बट आइसोमेरिज्म की खोज किसने की? होलर और लिविंग ने की थी। ये जो आइसोमर शब्द है जिसको बर्जीलियस ने यूज लिया, इसका हम अगर मीनिंग देखें तो ये दरअसल ग्रीक वर्डों से बना है। और दो ग्रीक वर्ड हैं, एक आइसो और दूसरा मैरोज। इन ग्रीक वर्ड का मतलब जो होता है, आइसो का होता है इक्वल, मतलब सेम, और मैरोज का मतलब होता है शेयर या कह दें पार्ट। यानी आइसोमर जो होते हैं उनके अंदर इक्वल पार्ट्स होते हैं, उनके हिस्से एक जैसे ही होते हैं, यानी कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, मगर उसके बाद भी प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है? अंतर होता है। तो देखो मेरी बात को ध्यान से आप लोग समझें। हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट आया कहाँ से। तो आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट आता है होलर और लिविंग से। एक्चुअल में क्या हुआ था कि होलर ने जब यूरिया फॉर्मेशन किया तो होलर और बर्जीलियस दोनों ने देखा कि भाई यूरिया और अमोनियम साइनेट के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अणु सूत्र समान है, मगर उसके बाद भी कंपाउंड डिफरेंट है। इसका मतलब ऐसे कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं बट कंपाउंड अलग अलग होते हैं। फिर इस बात को आगे बढ़ाया होलर और उनके फ्रेंड लिविंग ने। ये दोनों ही जर्मन केमिस्ट थे। इन लोगों ने दो कंपाउंड को इन्वेस्टिगेट किया, एक था सिल्वर साइनेट और दूसरा था सिल्वर फुलमिनेट। जब इन्होंने दोनों कंपाउंडों को देखा तो इन्होंने पाया कि दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। सिल्वर फुलमिनेट एक्सप्लोजिव विस्फोटक है, जबकि सिल्वर साइनेट विस्फोटक नहीं है। उसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसका मतलब इन्होंने कंफर्म किया कि वाकई में ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट कंपाउंड अलग है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो यहाँ से आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन किया गया और कहा गया कि ऐसे कंपाउंड जिनके अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट प्रॉपर्टीज अलग अलग हो वो आइसोमर कहलाएंगे। और इस फिनोमिना को, इस अवधारणा को हम लोग आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो आइसोमेरिज्म को खोज करने की बात अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे होलर और लिविंग ने, बट आइसोमर शब्द का इस्तेमाल किसने किया? बर्जीलियस ने किया था, जिसका मीनिंग है इक्वल शेयर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि समावयवी कितने तरह के होते हैं। तो देखो समावयवी यानी आइसोमर की बात करें तो आइसोमर जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। दो तरह के कौन कौन से? एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर। बेसिकली हम लोग यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर को ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर हिंदी में कहोगे संरचनात्मक समावयवी। क्या कहोगे? संरचनात्मक समावयवी, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर के लिए हिंदी में कहोगे त्रिविम समावयवी। कौन से समावयवी? त्रिविम समावयवी, ठीक है। अब देखो
हालांकि हमें पढ़ना तो स्टीरियो आइसोमर को है क्योंकि हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर दोनों को कंपेयर करते हुए देता हूँ। देखो, आइसोमर होने के लिए पहली कंडीशन तो क्या होगी, आइसोमर होने के लिए पहली कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसको शॉर्ट में मैं लिखूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट जनरेट नहीं होगा। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, और दो मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं देखो जरा, एक मैं कह देता हूँ CH4 है और दूसरा मैं कह देता हूँ C2H6 है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ इन दोनों के अंदर आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी, ये किस तरह के आइसोमर होंगे। ऐसा कोई सवाल मैं आपसे पूछूं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर फार्मूला ही चेक करेंगे। ठीक है, जब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि भाई एक कार्बन है और इसके अंदर कितने कार्बन है, 2। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग है। और जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है तो फिर आप आइसोमेरिज्म की बात नहीं करेंगे, यहाँ किसी भी तरह की आइसोमेरिज्म की कोई बात नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास ये दो मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह के, CH2 और यहाँ जोड़ दिया Cl, और दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास ये है CH, Cl और CH3। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताया जाए क्या ये दोनों समावयवता दर्शा सकते हैं, तो आप पहला काम क्या करेंगे, पहला काम आप दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करोगे, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं। बताओ कितने कार्बन, 3, इसमें भी कितने कार्बन, 3, तो C2 हो गया 3। हाइड्रोजन बताओ 3 2 5 और 2 7, 3 और 1 4 और 3 7, हाइड्रोजन भी सेम है। उसके बाद और क्या है, क्लोरीन 1 और क्लोरीन 1, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम है। क्लियर है। लेकिन क्या दोनों कंपाउंड एक जैसे हैं, खुद देखो और महसूस करो, बताओ क्या दोनों कंपाउंड आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं, नहीं। यहाँ Cl की पोजीशन देखो क्या है और यहाँ Cl की पोजीशन देखो क्या है, इसका मतलब कंपाउंड तो अलग अलग हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसका मतलब आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट होगा। और यहाँ आपको समावयवता दिखाई देगी। किस तरह की समावयवता होगी ये एक अलग डिस्कशन की बात है, लेकिन हम लोग इतना तो पहचान लें कि आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के बावजूद अगर आपको कंपाउंड डिफरेंट नजर आते हैं किसी भी तरह से, चाहे स्ट्रक्चर की वजह से अलग नजर आए आपको, चाहे 3D अरेंजमेंट की वजह से अलग नजर आए, किसी भी तरह से अगर अलग नजर आते हैं तो फिर वो आइसोमर ही होंगे, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। ध्यान रखोगे इस बात को। चलिए, तो हम लोग क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि भाई आइसोमर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर यानी संरचनात्मक समावयवी, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर यानी कि त्रिविम समावयवी। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे उसके अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना ही है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ भी रिपीट करके लिख सकता हूँ कि भाई संरचनात्मक समावयवी हो चाहे त्रिविम समावयवी, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या होंगे, सेम होंगे। मगर अगर संरचनात्मक समावयवी है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, तो स्ट्रक्चर जो होगी वो डिफरेंट होगी, है ना। स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, याद रखना है, यानी अणुसूत्र समान रहना है लेकिन उसके बावजूद भी संरचना में अंतर होना है। अब देखो, स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने का मतलब है कि जो कनेक्टिविटी है ना, कनेक्टिविटी बिटवीन एटम्स एंड पार्टिकल्स आर डिफरेंट। तो जो कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट होगी। कनेक्टिविटी से मेरा मतलब क्या है, बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट होगी। इसको हम लोग समझते हैं इसका क्या मतलब है, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखें कि स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन कनेक्टिविटी या स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगी, यानी बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट टाइप की आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर हम स्टीरियो आइसोमर की बात करें तो स्टीरियो आइसोमर में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सबके अंदर सेम होता है,
जब तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है आप आइसोमेरिज्म की बात ही नहीं करेंगे। लेकिन इनके अंदर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसको शॉर्ट में एस लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है वो भी कैसा होता है, सेम ही होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, संरचनात्मक सूत्र भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होने का मतलब जो कनेक्टिविटी की बात हम लोग कर रहे हैं वो कनेक्टिविटी भी कैसी होगी, सेम होगी, यानी आपको बॉन्डिंग में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। तो फिर इनमें डिफरेंट क्या होगा, इनमें डिफरेंट होगा दरअसल 3D अरेंजमेंट का, है ना, 3D यानी त्रिविमीय अरेंजमेंट। तो 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल या एटम बोल दें, ऑफ एटम, ग्रुप भी बोल सकते हैं, आर डिफरेंट। ठीक है, इनके अंदर क्या होगा, पार्टिकल, एटम या ग्रुप कुछ भी कहें, उनका 3D अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होगा। तो एक बार इसकी समरी देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है उनके अंदर क्या क्या असमानताएं हैं। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होगी उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, संरचनात्मक समावयवी बनेंगे। कोई भी समावयवी हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम होगा, चाहे स्ट्रक्चरल हो चाहे स्टीरियो हो। ठीक है, उसके बाद अगर संरचनात्मक समावयवी है तो आपको डिफरेंट किस में देखने को मिलेगा, आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर में। और स्ट्रक्चर से मतलब है कनेक्टिविटी बिटवीन द एटम्स आपको डिफरेंट दिखाई देगी, यानी बॉन्डिंग आपको अलग अलग टाइप की दिखाई दे सकती है। ठीक है, जबकि अगर स्टीरियो आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के साथ साथ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम दिखाई देगा, यानी आपको कनेक्टिविटी ही यानी बॉन्डिंग भी सेम टाइप की ही नज़र आएगी। मगर इनके अंदर डिफरेंट नज़र आएगा आपको 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप आर डिफरेंट, यानी उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम जुड़े होंगे, जो ग्रुप जुड़े हुए होंगे, उनका त्रिविमीय अभिविन्यास अलग अलग होगा। अब इन सारी बातों का मतलब क्या है ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो, मान लो मैंने एक एटम ये ले लिया, उसके साथ मैंने दूसरा एटम ये ले लिया, फिर मैंने तीसरा एटम ये ले लिया, और फिर मैंने चौथा एटम ये ले लिया। ठीक है, मैंने कितने एटम ले लिए हैं, मैंने 4 एटम ले ली। थोड़ा इनको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे ही 4 एटम और लेता हूँ अलग से। ठीक है, एक एटम ये ले लिया, दूसरा एटम ये ले लिया, तीसरा ये ले लिया और चौथा ये ले लिया, 4 ले लिया। ऐसे ही 4 एटम और मैं लेता हूँ, एक मैंने ये ले लिया, दूसरा मैंने ये ले लिया, तीसरा ये ले लिया और चौथा ये ले लिया। 4 एटम ले लिए। अब देखो, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि हम जो देखना चाह रहे हैं वो हमें स्पष्ट रूप से विजुअलाइज हो। ठीक है, अब देखो, मैंने 4 एटम या पार्टिकल्स का अरेंजमेंट यहाँ पर शो किया है। अब मैं इन पार्टिकल्स को नाम दे देता हूँ, किसी को ए कह दूंगा, किसी को बी, किसी को सी। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी और इसको दे दिया डी। ऐसे ही इसको नाम दे दूँ, इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया सी, इसको दे दिया बी और इसको दे दिया डी। ठीक है, थोड़ा चेंज कर दिया मैंने ऑर्डर। और यहाँ मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, और इसको नाम दे देता हूँ बी, इसको दे देता हूँ सी और इसको दे देता हूँ डी। ठीक है, अब आप इन सब को आराम से अच्छे से देखें और देखकर मुझे बताएं, क्या आपको ये तीनों जो मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए हैं, क्या आपको ये सेम नज़र आते हैं? क्या आपको ये सेम नज़र आते हैं या फिर ये डिफरेंट नज़र आते हैं? और डिफरेंट नज़र आते हैं तो कैसे नज़र आते हैं? तो देखो गौर से, और हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है वो सेम नहीं है, ये एक दूसरे से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट हैं? अगर ये चीज़ हमें देखनी है तो देखो, ए बी सी डी, यहाँ पर ए किससे जुड़ा है? बी से, बी किससे जुड़ा है? सी से, और सी किससे जुड़ा है? डी से। बोलो यही बात है। ठीक, यहाँ मैं देखता हूँ तो यहाँ देखो, ए किससे जुड़ा है? सी से, सी किससे जुड़ा है? बी से, और बी किससे जुड़ा है? डी से। क्लियर है सबके दिमाग में? ठीक, और अगर मैं यहाँ देखूँ तो ए जो है वो किससे जुड़ा है? बी से, बी किससे जुड़ा है? सी से, और सी किससे जुड़ा है? डी से। ठीक।
ठीक है। अब देखो मैं आपसे कहता हूँ कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करो, इसको और इसको, ठीक है। देखो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट एक जैसा ही है ना, एक रो ही तो बन रही है, यानी अरेंजमेंट तो एक जैसा है, ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास में कोई फर्क नहीं है। तो फिर फर्क किस में है? देखो जरा, फर्क है बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में कैसे है फर्क? देखो पहले मॉलिक्यूल्स को आप गौर से देखो तो आपको आइडिया लगेगा कि पहले वाले जो मॉलिक्यूल्स है इस वाले में ए किससे जुड़ा है? बी से, जबकि यहाँ ए किससे जुड़ा है? सी से। इसका मतलब कनेक्टिविटी अलग है, ए की कनेक्टिविटी बी से है और यहाँ ए की कनेक्टिविटी सी से है। कुल मिला के बॉन्ड अलग है। यहाँ ए और बी के बीच में बॉन्ड है, जबकि यहाँ ए और सी के बीच में बॉन्ड है कि नहीं है? यहाँ सी किससे जुड़ा हुआ है? डी से, कनेक्टिविटी है, ठीक। और यहाँ ये जो सी होता है ये तो जुड़ा है बी से और बी जुड़ा है डी से। तो कुल मिला के यहाँ डी जुड़ा है सी से और यहाँ डी जुड़ा है बी से। अगेन कनेक्टिविटी अलग अलग है, डी सी से और डी बी से, यानी बॉन्डिंग अलग अलग है। यहाँ बॉन्ड है डी और सी के बीच में, यहाँ बॉन्ड है डी और बी के बीच में, यहाँ बॉन्ड है ए और बी के बीच में और यहाँ बॉन्ड है ए और सी के बीच में। इसका मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनमें अरेंजमेंट्स यानी पार्टिकल की व्यवस्था तो एक जैसी है, ओरिएंटेशन तो एक जैसा ही है, लेकिन कनेक्टिविटी अलग अलग है, यानी बॉन्डिंग अलग अलग है, यानी स्ट्रक्चर अलग अलग है। जब भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे कनेक्टिविटी को जरूर चेक करेंगे, क्या सभी बॉन्ड एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। अगर आपको सभी बॉन्ड एक जैसे नजर आते हैं तो आप कहेंगे कि स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। लेकिन अगर आपको बॉन्ड में अंतर नजर आ जाता है, भले ही मॉलिक्यूल्स आपको दिखने में एक जैसा लगे, तो फिर आप कहेंगे कि भाई बॉन्ड अलग अलग है, इसका मतलब स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो यहाँ भी देखो ए बी टाइप का बॉन्ड है, यहाँ ए सी टाइप का बॉन्ड है, यानी बॉन्डिंग अलग अलग है, कनेक्टिविटी अलग अलग है, इसका मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और जब भी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, जो आइसोमर पैदा होते हैं उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर कहा जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी हैं। क्या है? संरचनात्मक समावयवी। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स पर, इन दोनों पर बात करते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में आप लोग कनेक्टिविटी देखो, ए बी से, बी सी से और सी डी से। यहाँ भी ए बी से, बी सी से और सी डी से। इसका मतलब कनेक्टिविटी में कोई अंतर है क्या? बॉन्डिंग में अंतर है क्या? ए और बी के बीच बॉन्ड यहाँ भी है, ए और बी के बीच यहाँ भी है, बी और सी के बीच यहाँ भी है, बी और सी के बीच यहाँ भी है, सी और डी के बीच बॉन्ड है ये वाला, तो यहाँ भी सी और डी के बीच में बॉन्ड है। इसका मतलब स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है, कनेक्टिविटी एक जैसी है, बॉन्डिंग एक जैसी है, यानी स्ट्रक्चर तो सेम है। तो फिर अंतर किस में है? अंतर इस बार अरेंजमेंट में है। देखो यहाँ पार्टिकल एक सीधी रो में अरेंज हो रहे हैं, जबकि यहाँ पार्टिकल इस तरह से अरेंज हो रहे हैं। इसका मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट या 3D अरेंजमेंट जो है वो एक दूसरे का डिफरेंट है। बोलो है कि नहीं है? जब अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए, इस तरह से बॉन्डिंग वगैरह सेम रहे, स्ट्रक्चर में कोई अंतर ना हो, मगर ओरिएंटेशन अलग अलग हो जाए, ये एक लीनियर अरेंजमेंट है। जबकि ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है, सही है। यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी सी और यहाँ डी आ जाएगा। जब अरेंजमेंट अलग हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहे, तब जाकर के आपके स्टीरियो आइसोमर पैदा होते हैं। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? स्टीरियो आइसोमर हैं, ठीक है। तो आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे कि स्ट्रक्चरल और स्टीरियो से हमारा मतलब क्या है। क्लियर है सबके दिमाग में? मैं इसको और एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ आप क्लेरिफाई कर लें, क्योंकि इस चैप्टर में आपको अंडरस्टैंडिंग करते हुए ही आगे बढ़ना है। हमने आपसे कहा था कि भाई जो आइसोमेरिज्म होती है ना, वो आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो तरह की आइसोमेरिज्म होती है। दो तरह की कौन कौन सी है? एक स्ट्रक्चरल है और दूसरी कौन सी है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बोले है कि नहीं है? स्ट्रक्चरल के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से मतलब कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी, बॉन्डिंग अलग अलग होगी। जबकि स्टीरियो के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होंगे, यानी कनेक्टिविटी सेम होगी, बॉन्डिंग सेम होगी। अंतर आएगा 3D अरेंजमेंट में। आएगा कि नहीं आएगा? और उस बात को सिंप्लीफाई तरीके से हमने ऐसे समझा कि यहाँ बॉन्डिंग अलग है मतलब
मतलब स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चरल आइसोमर बने। यहाँ बॉन्डिंग तो सेम है बट अरेंजमेंट अलग है, इसलिए स्टीरियो आइसोमर पैदा होते हैं। क्लियर है? इसी बात को मैं एक और एग्जांपल से आगे बढ़ाता हूँ। तो अभी आप लोग ध्यान देंगे, मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C, उससे जुड़े हुए हैं A, B, D और E। सही है? अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैं कुछ मॉलिक्यूल्स बनाता हूँ। क्या करता हूँ? कुछ मॉलिक्यूल्स बनाता हूँ। देखो कैसे बनाता हूँ, ध्यान देना सब लोग। देखो जरा इधर, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम कुछ मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। मान लो एक मॉलिक्यूल इस तरह का है जिसमें C है और C से जुड़ा हुआ है A से जुड़ा हुआ है B से जुड़ा हुआ है D और D से जुड़ा हुआ है E। बॉन्डिंग दिख रही है सबको? दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें C है, C से जुड़ा है B से जुड़ा है D से जुड़ा है A और A से जुड़ा है E। ठीक, अब मुझे आप सोच करके बताओ इन दोनों में अंतर क्या है? तो आप कहेंगे भाई इन दोनों में कनेक्टिविटी का अंतर है। कैसे? यहाँ जो कनेक्टिविटी है वो A और B के बीच में है कि नहीं है? जबकि यहाँ A की कनेक्टिविटी B के साथ नहीं है, किसके साथ है? E के साथ है। बोला है कि नहीं है? इसका मतलब बॉन्डिंग डिफरेंट है। बोला है कि नहीं है? यहाँ C की कनेक्टिविटी किसके साथ है? A के साथ, जबकि यहाँ C की कनेक्टिविटी किसके साथ है? B के साथ है। इसका मतलब दोनों की बॉन्डिंग में अंतर है। और जब दोनों की बॉन्डिंग में अंतर हो जाए तो आपको कैसे समावयवी दिखाई देंगे? संरचनात्मक समावयवी, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर। सही है कि नहीं है? तो आप समझ गए होंगे कि ये आइसोमर तो हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का क्या है? सेम है। आइसोमर तो ये हैं, मगर ये कैसे आइसोमर हैं? स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक समावयवी ये होंगे। क्लियर? चलिए अब मैं इसी फॉर्मूले से क्या करता हूँ, एक दूसरा मॉलिक्यूल लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मान लो ये C है। क्या है? C। इससे क्या क्या जुड़ा है? A, B, D, E। तो मैंने एक जोड़ दिया A ऐसे, दूसरा मैंने जोड़ दिया B, तीसरा मैंने इस तरह से जोड़ दिया है D और चौथा मैंने जोड़ दिया है इस तरह से E। सही है? अब आप जरा गौर से देखो, ये तो हमने टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बना दी है, चतुष्फलक की आकृति बना दी है कि A किससे जुड़ा है? C से, B किससे जुड़ा है? C से, D किससे जुड़ा है? C से, और E किससे जुड़ा है? C से। ये ज्योमेट्री तो आप समझते होंगे। ये दोनों बॉन्ड तो किस में है? प्लेन में। ये जो D वाला बॉन्ड है ये कहाँ है? ये बोर्ड से कहाँ आ रहा है? बाहर। और ये जो E वाला बॉन्ड है ये कहाँ जा रहा है? बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहा है। होपफुली जानते हैं आप लोग, ये कार्बन है, ये क्या है? A है, और ये क्या है? B है। और बाहर की तरफ कौन आ रहा है? D, और अंदर की तरफ कौन जा रहा है? E जा रहा है। ये टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है। ठीक, अब मैं इसी के साथ एक और दूसरी ज्योमेट्री यहाँ बना देता हूँ। देखो जरा, सब इधर ध्यान दें। मैं एक और ज्योमेट्री यहाँ बना रहा हूँ। मान लो इस बार मैं इस तरह की ज्योमेट्री बना रहा हूँ कि ये C है और C से जुड़ा हुआ है A, और C से ही जुड़ा है B, C से ही जुड़ा हुआ है D, और C से ही जुड़ा हुआ है E। ठीक है, तो यहाँ A C से, B D C से, यानी सभी जो है वो कार्बन से जुड़े हुए हैं। A किससे जुड़ा है? C से, B किससे जुड़ा है? C से, D भी C से, और E भी किससे जुड़ा है? C से जुड़ा है। अगर मैं इस जियोमेट्री को देखूं तो ये जियोमेट्री तो मुझे स्क्वायर प्लेनर लगती है, क्योंकि मुझे एक स्क्वायर बनता दिखाई दे रहा है। अब मुझे आप सोच करके बताएं, क्या ये दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हैं? जरा सोचें और फिर बताएं। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों के सेम है, ठीक, लेकिन अगर इनमें अंतर है तो क्या अंतर है? क्या दोनों की बॉन्डिंग अलग अलग है? देखो भाई, यहाँ बॉन्ड देखो C और A के बीच में है, तो यहाँ भी तो C और A के बीच में है ना। यहाँ बॉन्ड देखो C और B के बीच में है, तो यहाँ भी तो C और B के बीच में बॉन्ड है। यहाँ C और D के बीच में बॉन्ड है, यहाँ भी है C और D के बीच में बॉन्ड। यहाँ C और E के बीच में बॉन्ड है, यहाँ भी है C और E के बीच में बॉन्ड। मतलब कनेक्टिविटी सेम है, यानी स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है। तो फिर अंतर किस में है? अंतर है इनके अरेंजमेंट में। यहाँ मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल एटम्स जो है वो इस तरह से अरेंज हुए हैं कि जियोमेट्री कैसी बन गई है? जियोमेट्री टेट्राहाइड्रल टाइप की बन गई है। बोलो बनी है कि नहीं बनी? ये कौन सी जियोमेट्री है?
ये टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है, बोलो है कि नहीं है। चतुष्फलकीय आकृति बनी है। जबकि यहाँ पर किस तरह की ज्योमेट्री बनी है, स्क्वायर प्लेनर। कुल मिला के इस बार 3D अरेंजमेंट का अंतर है, स्पेशियल अरेंजमेंट का अंतर है, इसलिए इनको हम लोग स्टीरियो आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे कि स्टीरियो आइसोमर से हमारा मतलब क्या होगा और स्ट्रक्चरल आइसोमर से हमारा मतलब क्या होगा। क्लियर है सबके दिमाग में, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं कुछ एक एग्जांपल्स और लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कुछ एक पार्टिकल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर हम उनका अरेंजमेंट देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म आखिर है क्या, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान दें, मैंने एक पार्टिकल ये ले लिया और फिर मैंने एक दूसरा पार्टिकल ले लिया, फिर मैंने इधर 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 और इधर कुछ पार्टिकल ले लिए, ठीक है। ऐसे ही मैं कुछ एक पार्टिकल और ले रहा हूँ, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ एटम शो कर देता हूँ और बॉन्डिंग शो कर देता हूँ। मान लो इन दोनों पार्टिकल के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में भी क्या है, डबल बॉन्ड। ये पार्टिकल इससे ऐसे कनेक्टेड है और ये ऐसे, ये भी ऐसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब मान लो ये कार्बन है और ये भी क्या है, कार्बन, दोनों कार्बन है। इस कार्बन से इधर जुड़ा है H और इधर जुड़ा है Cl। इस कार्बन से इधर जुड़ा है H और इधर जुड़ा है Cl। दूसरा मॉलिक्यूल ये है, इसमें ये भी कार्बन है और ये भी क्या है, कार्बन। इससे इधर जुड़ा है H और इधर जुड़ा है Cl। इससे इधर जुड़ा है Cl और इधर जुड़ा है H। क्लियर। अब आपको दोनों मॉलिक्यूल्स को ध्यान से देखना है और मुझे बताना है क्या ये दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं या सेम है। तो देखो अगर आप बॉन्डिंग चेक करेंगे तो CH बॉन्ड है, CCl बॉन्ड है, CH बॉन्ड है और CCl बॉन्ड है, इधर CH बॉन्ड है और CCl है, इधर भी CH बॉन्ड है और CCl बॉन्ड है, मतलब बॉन्डिंग तो सेम है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे, दो कार्बन है, दो कार्बन है, एक और एक दो हाइड्रोजन है, एक और एक दो हाइड्रोजन है, क्लोरीन एक और एक दो, एक ये वाला और एक ये वाला, क्लोरीन एक ये वाला और एक ये वाला, दो ही है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बॉन्डिंग सेम है, उसके बाद ये कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है, आपको ये चेक करना है। तो देखो आप लोग रेस्पेक्टिव पोजीशन देखें, कैसे देखें, आप इस हाइड्रोजन को देखें, देख लिया सबने, इसके रेस्पेक्ट में जो सामने इसके हाइड्रोजन है उसको देखें, देख लिया। दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज करो D1 है, कितनी है, D1। अब यही काम आप इस वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर करें, इस हाइड्रोजन को देखें और दूसरे वाले हाइड्रोजन को देखें, तो दूसरा वाला हाइड्रोजन यहाँ पर है, बोला है कि नहीं। इनके बीच की डिस्टेंस सपोज करो ये है, इसको हम D2 मान लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ डिस्टेंस D1 है और यहाँ कितनी है, D2 है। क्या ये D1 और D2 डिस्टेंस सेम होगी, नहीं, ये डिस्टेंस अलग अलग है। वैसे भी दिख रहा है ये D1 है और ये क्या है, D2 है, बोला है कि नहीं है। इसका मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ये वाला हाइड्रोजन D1 डिस्टेंस पे है, जस्ट सामने है, जबकि इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ये वाला हाइड्रोजन D2 डिस्टेंस पर है और एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी हाइड्रोजन की रेस्पेक्टिव पोजीशन बदल गई है। यहाँ हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन के अपोजिट हाइड्रोजन है कि नहीं है। ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन को देखूँ
तो Cl के जस्ट सामने क्लोरीन है उसी साइड में, जबकि यहाँ Cl के जस्ट अपोजिट साइड में Cl है, यानी कि यहाँ भी Cl के रेस्पेक्ट में Cl की पोजीशन बदल गई है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स एक जैसे नहीं है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। हालांकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी बॉन्डिंग वगैरह सब सेम है, उसके बाद भी अंतर है। और अंतर किसका है? अरेंजमेंट का, ओरिएंटेशन का अंतर है कि यहाँ जो ओरिएंटेशन है H के रेस्पेक्ट में H का वो जस्ट सामने का है, यहाँ H के रेस्पेक्ट में H का ओरिएंटेशन जो है वो अपोजिट वाला है। ये दोनों वास्तव में एक दूसरे के क्या होंगे? ये दोनों वास्तव में एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर ही होंगे। समझ गए मेरी बात को? इस एग्जांपल से आपको और भी क्लियर हो गया होगा कि स्टीरियो आइसोमर कैसे जनरेट होते हैं। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, फिर हम स्टीरियो आइसोमरिज्म को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल कैसे देता हूँ, देखो ज़रा। मान लो मैं एक मॉलिक्यूल लिखता हूँ ऐसे, एक बॉन्ड बनाया मैंने, और इस बॉन्ड से मैं 2 कार्बन रेड कलर से शो करते हुए रख देता हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, और इस कार्बन से मैं कुछ और एटम्स कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे ऐसे। ठीक है, और यहाँ जो मैं एटम कनेक्ट कर रहा हूँ उनको मान लो मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ही मैं एक और दूसरा मॉलिक्यूल्स यहाँ बनाता हूँ। ये मैंने उसका बॉन्ड बनाया है और इससे मैं रेड कलर के 2 कार्बन अटैच कर देता हूँ और उनसे मैं ऐसे ही बॉन्ड बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ भी मैं ब्लैक कलर के कुछ एटम्स कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं थोड़ा सा ऐसे जूम करता हूँ। ठीक, यहाँ क्या है? यहाँ कार्बन है और यहाँ भी क्या है? कार्बन है। ठीक है, इनको भी मैं नाम दे देता हूँ। देखो, मान लो ये H है, क्या है? H। ठीक है, ये मान लो Cl है और ये मान लो Br है। ठीक है, ऐसे ही ये मान लो H ही है, ये Cl है और ये मान लेते हैं Br है। ठीक है, यहाँ आते हैं इस वाले मॉलिक्यूल में, इसको भी मैं H मानता हूँ। ऐसे कैसे ही मानना हो जैसे ये है, और ये क्या है? ये Cl है और ये क्या है? ये Br है। ठीक है, और ये जो 2 रह गए हैं ये भी कार्बन है और ये भी क्या है? कार्बन ही है। ये सही है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये उसको मैं लिख दूंगा अभी, ये मॉलिक्यूल्स है। अब आप इस वाले कार्बन को कांस्टेंट रखें, जैसा है वैसे ही रखें, मगर इस कार्बन को घुमा दें, इसको कांस्टेंट रखते हुए इसे घुमा दें। कितना घुमा दें? इसको आप लगभग 120 से रोटेट कर दें, 120 से आप इसको घुमा दें, ऐसे रोटेट करें 120 डिग्री से। ठीक है, इसको कांस्टेंट रखते हुए, इसको घुमाएं इस वाले बॉन्ड के अलोंग, यानी आप ऐसे इसको घुमा दें, इसको कांस्टेंट रखें। ठीक है, जब आप इसको घुमाएंगे तो क्या होगा? ये जैसे कार्बन घूमेगा उसके साथ साथ ये भी घूमेंगे, ये पूरा ही घूमेगा। इसको कांस्टेंट रखना है और ये पूरा घुमा देना। ठीक है, तो देखो जब आप इसको घुमाएंगे तो ये Cl घूम करके यहाँ आएगा Br की जगह पे, ये Br घूम करके H पर चला जाएगा और ये H घूम करके Cl पर चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मैंने क्या किया, इस Cl को पकड़ा और ऐसे घुमाना स्टार्ट किया, तो Cl उठ करके यहाँ आ जाएगा, Br उठ करके यहाँ चला जाएगा और H उठ करके यहाँ चला जाएगा। मतलब पूरा का पूरा ये कार्बन अपने बॉन्डों के साथ रोटेट हो जाएगा, मगर ये वाला कार्बन मुझे ऐसे कैसे ही रखना है। तो ये तो मैंने ऐसे कैसे ही रखा है, इसको मैंने रोटेट किया है। जैसे इसको मैं 120 से रोटेट करता हूँ, ये Cl घूम करके यहाँ आ जाता है, तो यहाँ आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ आपको अब घूमने के बाद Cl ही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? Cl। तो इस जगह पर कौन आ गया है? इस जगह पर आ गया है Cl।
ये घूम करके यहाँ आ चुका है। ठीक है, अब ये Cl अकेला तो घूमेगा नहीं, इसके साथ साथ जितने भी एटम जुड़े हैं वो सब घूमेंगे। जब ये Cl घूम करके यहाँ आएगा तो ये Br घूम करके कहाँ चला जाएगा, Br घूम करके H की जगह पर चला जाएगा, इसलिए ये Br उठ करके यहाँ आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पर कौन आ जाएगा, Br। ये Br घूम करके यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ मैं Br लिख देता हूँ। सही है। अब जब ये Br उठ करके यहाँ आएगा, ये तो पूरा घूम रहा है ना, तो Cl यहाँ, Br यहाँ और H यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब ये जो H आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये शिफ्ट होकर के यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा घूमेगा। ये H यहाँ आ जाएगा तो यहाँ दिखाई देगा, और यहाँ दिखाई देगा तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख देता हूँ, H लिख देता हूँ। सही है। अब देखो आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आराम से और अच्छे से देखें। ठीक है, और देख करके मुझे बताएं क्या अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपको एक जैसे लगते हैं या अलग अलग लगते हैं। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों के अंदर 2 कार्बन है ना, दोनों के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 2 Cl है और 2 Br है, सब कुछ सेम है। बॉन्डिंग भी सेम है, CH बॉन्ड है, CBr CCl, CH CBr CCl, सबके अंदर वही टाइप के बॉन्ड है। ठीक, मतलब स्ट्रक्चर तो सेम है। तो फिर इनमें अंतर क्या है, अंतर इस बार फिर से आया है ओरिएंटेशन का, यानी 3D अरेंजमेंट का, स्पेशियल अरेंजमेंट यानी ओरिएंटेशन का अंतर यहाँ पर आया है। कैसे आया है वो अगर हम लोग नोटिस करना चाहें तो देखो जरा गौर करना। यहाँ देखो अगर मैं Cl की बात करूँ, किसकी बात करूँ, Cl की। ठीक, तो ये जो Cl आपको दिख रहा है ये वाला, इसको देखो आप, दिख रहा है सबको। ठीक, और इसके रेस्पेक्ट में दूसरा Cl देखो, दूसरा Cl ये रहा। सही है, Cl की जस्ट सामने ही है Cl। और यहाँ देखो पहला वाला Cl तो अपनी ही पोजीशन पर है, मगर दूसरा वाला Cl तो नीचे की तरफ आ गया है, अपोजिट आ गया है। बोला आया कि नहीं आया। ठीक, इसका मतलब इस Cl के रेस्पेक्ट में ये जो Cl है इस वाले Cl की पोजीशन चेंज हो चुकी है। अच्छा, Cl की ही नहीं हुई, आप H को भी देख सकते हैं। कैसे, ये H देखो और इसके रेस्पेक्ट में इस वाले H को देखो, देख लिया। अब यहाँ देखो ये वाला H है, ये तो अपनी जगह पर है, मगर ये H यहाँ की जगह यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, यानी पोजीशन इसकी भी चेंज है। बोला है कि नहीं है। अब आप Br भी देख सकते हैं कि ये Br है और ये Br है, आमने सामने की पोजीशन है। और अब देखो ये Br नीचे ही है और ये Br कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है। बोलो बात सही है कि नहीं है। इसका मतलब इस कार्बन को रोटेट करने से भी एक अलग तरह का ओरिएंटेशन आपको दिखाई देगा, जहाँ H के रेस्पेक्ट में H की पोजीशन बदल चुकी होगी, जहाँ Cl के रेस्पेक्ट में Cl की पोजीशन बदल चुकी होगी, Br के रेस्पेक्ट में Br की पोजीशन भी बदल चुकी होगी। यानी ये दोनों ओरिएंटेशन एक जैसे नहीं है, ये दोनों ओरिएंटेशन डिफरेंट हैं। इसका मतलब अगर ये ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो फिर से ये स्टीरियो आइसोमर ही होंगे। क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर। ये बात अलग है कि ये इंटर कन्वर्टेबल होंगे, क्योंकि बॉन्ड को रोटेट किया जा सकता है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन है तो फिलहाल की कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन चेंज हो चुकी है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, इस वाले कार्बन पे सब सेम है, मगर इस वाले कार्बन की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है, और यही स्टीरियो आइसोमर होते हैं। तो देखो हमने आज स्टीरियो आइसोमर का इंट्रोडक्शन किया है कि आखिर स्टीरियो आइसोमर्स होते किस तरह से हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम रखना है, मगर उसके बाद भी ओरिएंटेशन को अलग रखना है। तो स्टीरियो आइसोमर पैदा होंगे जैसे ये। और भी बात करें तो हमने थोड़ी देर पहले और देखे थे कि भाई ये तो स्ट्रक्चरल हैं, मगर ये क्या है, स्टीरियो टाइप के ही हैं। और भी बात करें तो थोड़ी देर पहले हमने इस तरह के भी देखे थे ना कि भाई ये तो स्ट्रक्चरल ही हैं, क्योंकि ओरिएंटेशन तो एक जैसा है, मगर ये दोनों क्या है, स्टीरियो आइसोमर है। क्लियर है सबके दिमाग।